प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने विद्यार्थी 5 मार्च को गृह विज्ञान का पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि बच्चों इस वीडियो में से मैं आप सभी को गृह विज्ञान के एक वायरल पेपर लेकर के आ चुका हूं और इस पूरे वायरल पेपर का A to Z सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं। और एक बात मैं पूरे यकीन के साथ बोल सकता हूं कि जो भी बच्चा ईमानदारी से इस पूरे वायरल पेपर का सॉल्यूशन अंत तक देख लेता है तो गृह विज्ञान के पेपर में 70 में 70 पक्का कर लेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। और बच्चों 5 मार्च को गृह विज्ञान के पेपर में बोर्ड कॉपी कैसे लिखना है, कापियां हल करने का तरीका क्या रहने वाला है, कापियां लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है और टॉपर बोर्ड के पेपर में कापी कैसे लिखते हैं, सब कुछ मैं आप सभी को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। इसलिए आप सभी संबल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात मैं पूरे यकीन के साथ बोल सकता हूं कि 5 मार्च को गृह विज्ञान का पेपर बिल्कुल ऐसा ही आने वाला है। जैसे बच्चों आप सभी का पेपर हाथ में मिलेगा, सबसे पहला चीज क्या करना, यहाँ पे अपना यहाँ पे रोल नंबर यानी अपनी क्रमांक यहाँ पे लिख देना, उसके बाद से यहाँ पे अपना नाम लिख देना। और बच्चों इस पूरे पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय रहेंगे 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट में पेपर को पढ़ना है, सभी प्रश्न को हल करना है। ये जो पेपर होगा 2 खंड में डिवाइड होगा और खंड अ जो होगा उसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहने वाले हैं जिनको ओएमआर आंसर शीट पे हल करना होगा, ठीक ना। और ओएमआर को भरते समय किसी भी प्रकार का इरेजर या व्हाइटनर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। और जो ही बच्चों यहाँ पे खंड ब होगा आप सभी का 50 नंबर का रहने वाला है। तो बच्चों इस सेक्शन के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को सेक्शन अ और सेक्शन ब दोनों खंड करवाने वाला हूं। एक भी मैं प्रश्न को छोड़ूंगा नहीं, पूरा मैं यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूं। इसलिए वीडियो को थोड़ा सा लंबा बनेगा, आप लोग ध्यान से अंत तक बने रहिएगा और देखते रहिएगा, ठीक ना। आइए बच्चों, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से समझते हैं कि पारिवारिक बजट का मुख्य उद्देश्य मुख्य मद क्या होता है, भोजन, दुकान, मनोरंजन या फर्नीचर। तो पारिवारिक बजट का मुख्य मद क्या होता है बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, भोजन। क्या हो जाएगा, भोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा, भोजन हो जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ जाते हैं कि कौन सा बजट का मुख्य मद नहीं है, इसमें बताना कि कौन सा बजट का मुख्य मद नहीं है। भोजन, भोजन तो है, शिक्षा भी है, ठीक ना, और मकान भी है, वस्त्र भी है। लेकिन बच्चों फैशन या दुकान ये नहीं है, ये पारिवारिक बजट के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि बचत की आवश्यकता है मनोरंजन के लिए, बंगला खरीदने के लिए, भविष्य के आकस्मिक खर्चों के लिए या ये सभी। तो बचत हम क्यों करते हैं, सेविंग क्यों करते हैं, इन सभी काम को करने के लिए हम कर सकते हैं। मनोरंजन भी कर सकते हैं, बंगला भी खरीद सकते हैं, साथ में भविष्य के आकस्मिक काम को भी कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से समझिएगा कि किसी शुभ अवसर पर दिया जाने वाला चेक कौन सा चेक कहलाता है। तो किसी भी शुभ अवसर पर जो भी हम चेक देते हैं, ट्रेवलर चेक, क्रॉस चेक, उपहार चेक या ऑर्डर चेक, तो शुभ अवसर पर दिया जाने वाला चेक का नाम क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा गिफ्ट चेक यानी कि उपहार चेक हो जाएगा। सी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि आधा किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 700 ग्राम या 1000 ग्राम। तो आधा किलोग्राम में कितना ग्राम, 500 ग्राम होता है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, एक साड़ी का दाम 1500 रुपया है तो 10 साड़ी का मूल्य कितना होगा, 10 से गुणा कर देंगे 15,000 निकल करके आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बाबू पेशेंस बना करके रखिएगा, मैं आप सभी को पूरा सेक्शन बताऊंगा, एक भी मैं क्वेश्चन को छोड़ूंगा नहीं। और ये वीडियो देखने के बाद आप सभी का 70 में 70 पक्का हो जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है, ठीक ना। तो मानव शरीर में जल का परसेंटेज बताना है, तो मानव शरीर में जल का परसेंटेज कितना होता है, तो 70 से लेकर के 75% तक होता है। सेकंड ऑप्शन आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आवश्यकता अनुसार जल ग्रहण करने से शरीर का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या हो जाता है भैया, शरीर का तापमान जो होता है ना एकदम नियमित रहता है। क्या रहता है, नियमित रहता है। यहाँ पर ग ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जितना क्वेश्चन बता रहा हूं सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी प्रश्नों को तैयार करके जाना है। आगे समझते हैं, टाइफाइड रोग फैलता है, टाइफाइड रोग किसके द्वारा फैलता है बच्चों, यह फैलता है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा, ठीक ना, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा फैलता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे समझ लेते हैं कि हैजा किस जीवाणु के द्वारा फैलता है, यह फैलता है बच्चों विब्रियो कैलेरी, ठीक ना। क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर हमारा पहला इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। जितना क्वेश्चन बता रहा हूं बच्चों सभी के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, सभी को तैयार करके चलना है, ठीक ना। अब की बार का टारगेट है हर बच्चा 95% मार्क्स रिसीव करेगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? एक बार बच्चों इसका थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, ठीक ना, आपको देखने में परेशानी नहीं होगी। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दूषित होने का कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि भी है, आधुनिकीकरण भी है, साथ में सामाजिक रीति रिवाज भी है। तो क्या हो जाएगा? ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं कि डेंगू रोग फैलता है दूषित जल से, दूषित वायु से, मच्छर के काटने से या इन सभी के द्वारा। तो डेंगू रोग कैसे फैलता है बच्चों? मच्छर के काटने से फैलता है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि बीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है बच्चों यहाँ पर तपेदिक। किसके लिए बच्चों? तपेदिक यानी कि टीबी के लिए। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है? टमाटर, आलू, भिंडी या पालक। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? हरी सब्जियों में आप सभी का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो इसका यहाँ पे देखो भिंडी भी हो सकता है, पालक भी हो सकता है। एक बार इसको चेक करें ना, वैसे पालक ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं कि अधिक भोजन शरीर के लिए क्या होता है? लाभकारी, हानिकारक, शक्तिवर्धक या इनमें से सभी। तो अधिक भोजन करने से शरीर के क्या हो जाएगा बच्चा? हानिकारक हो सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ज्यादा भोजन ग्रहण करने से शरीर का नुकसान हो सकता है। आगे समझते हैं कि रोगी का भोजन होना चाहिए गरिष्ठ, चटपटा, सुपाच्य या बिना पका हुआ। क्या हो जाना चाहिए भैया? सुपाच्य होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो बच्चों दूध में विटामिन सी बिल्कुल भी नहीं पाया जाएगा। विटामिन सी किस में पाया जाता है? खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। देख लेते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं होता है? नाक, फेफड़े श्वसन तंत्र के, या यकृत या श्वास नली। तो बच्चों क्या हो जाएगा आप सभी का? यहाँ पर क्या हो जाएगा? यकृत होगा या हाथ हो सकता है। ये श्वसन तंत्र के भाग बिल्कुल भी नहीं है, ठीक ना। अगला जो कि अंतिम नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा कि किस अंग में रक्त का शुद्धिकरण होता है? यकृत में, ब्रिक में, फेफड़ों में या आमाशय में। तो बच्चों यहाँ पे ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ पर होता है? ये होता है आप सभी का ब्रिक में। कहाँ पर होता है? एक बार इसको देख लेना कहाँ पर हो जाएगा, ठीक ना। ब्रिक में यानी किडनी में हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब चलिए बच्चों हम बात करेंगे खंड ब के सारे प्रश्नों के बारे में जो कि बोर्ड के पेपर में सीधे सीधे 50 नंबर के पूछे जाते हैं। एक भी प्रश्न मैं छोड़ूंगा नहीं, सारा का सारा क्वेश्चन बताऊंगा, आप लोग आराम से देखते रहिएगा। और जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए एक बार लाइक कर दो, जो शेयर नहीं किए शेयर कर दो, और चैनल पे जो ही बच्चा अभी तक नया होगा वो सब्सक्राइब कर लेगा, ठीक ना। आइए हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है जो कि अति लघु उत्तरीय है। इसको 25 शब्द में हल करना होगा। हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर यहाँ पे दिए जाएंगे। बजट में मितव्ययिता का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है, इसके बारे में समझाना है। तो बच्चों बोर्ड की कॉपी में कैसे हल करना है ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। एक बार मैं इसको जूम आउट कर लेता हूं, ठीक ना, जिस प्रकार से पहले किया गया था पूरा बढ़िया से। ठीक है चलिए आराम से समझिएगा भैया। बजट में मितव्ययिता का क्या अर्थ होता है समझिएगा। इसमें ये लिखेंगे खंड ब अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 21। इसमें क्या लिखना है आपको? मितव्ययिता का अर्थ लिखना है। इसमें लिखेंगे कि बजट में किसी भी अनावश्यक व्यय का प्रावधान न रखना ही बजट में मितव्ययिता होता है। देखो कोई भी आप बजट बनाओगे उसमें ज्यादा खर्चा वगैरह नहीं करोगे, माने जो आपका जरूरी चीज है वही खर्चा करोगे, तो क्या हो जाएगा? वही मितव्ययिता होती है। माने इकोनॉमिक बनाना, बजट को कम से कम सस्ता बनाना, ठीक ना। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि राष्ट्रीय बचत पत्र क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। राष्ट्रीय बचत पत्र क्या होता है? इसमें लिखेंगे, हेडिंग बनाना है राष्ट्रीय बचत पत्र। राष्ट्रीय बचत पत्र डाकघर द्वारा चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है। वर्तमान समय में इस योजना का एकमात्र ही प्रकार है। क्या प्रकार है भैया? समझते हैं भैया कि यह 5 वर्षीय योजना है। क्या यह 5 वर्षीय योजना है, ठीक है। इस योजना में 6.8% दर से ब्याज मिलता है। इस योजना के अंतर्गत आयकर में नियमानुसार छूट भी मिलता रहता है। इसी प्रकार से आप सभी को रिप्रेजेंट करना है। कहाँ भी भैया? पूरे नंबर मिल जाएंगे, एक भी नंबर ना कटेगा। कुएं कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में समझते हैं। लेकिन कुएं
के मुख्य 4 प्रकार का होता है जो निम्नमत है: उथले कुएं, गहरे कुएं, आदर्श कुएं या आर्टिजन कुएं। ठीक ना, ये 4 प्रकार के उथले कुएं होते हैं। ठीक ना, 4 प्रकार का कुआं होता है। इसी प्रकार से आप सभी को रिप्रेजेंट करना होगा, लिखना होगा भैया, पूरे नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है, ध्यान से समझते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण के कारण कौन कौन से होते हैं इसके बारे में समझते हैं। हेडिंग बनाना होगा पर्यावरण प्रदूषण के कारण। पर्यावरण प्रदूषण के निम्नलिखित कारण है: घरेलू कचरे तथा कूड़ा करकट का जल में बहाया जाना, वाहित मल, पेड़ों की अत्यधिक कटाई, उर्वरकों के उपयोग में निरंतर वृद्धि और वाहनों तथा चिमनियों से निकलने वाले धुएं इत्यादि। इस प्रकार से यहाँ पे लिख देंगे, पूरा नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, एक भी नंबर आपका ना कटेगा। चलिए अगला हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया बच्चा, ध्यान से समझते हैं कि वायु के द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं उसका नाम लिखना होगा। देखो, वायु के द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं उसका नाम लिखना होगा, लिस्ट बनाना होगा। कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझते हैं। इसमें लिखेंगे वायु के द्वारा फैलने वाले रोग निम्नलिखित है: चेचक, तपेदिक, काली खांसी, खसरा। इस प्रकार से आप सभी को लिखना होगा, पूरे नंबर यहाँ से पा जाओगे भैया। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया दोस्तों, समझते हैं कि सिलाई किट किसे कहते हैं। सिलाई किट किसे कहते हैं, देख रहे हैं ना, सिलाई किट किसे कहते हैं इसको समझते हैं। इसमें लिखेंगे कि सिलाई किट क्या होता है। सिलाई कार्य के लिए निम्न विभिन्न उपकरणों की आवश्यकता होती है। इन उपकरणों को किसी थैले, डिब्बे अथवा बॉक्स में विधिवत रखा जाता है। सिलाई उपकरणों को सहित इस डिब्बे में, थैले में अथवा बॉक्स में, कोई बॉक्स में रखते हैं, उसी बॉक्स को क्या बोलेंगे भैया, सिलाई किट कहते हैं। माने पूरा सामान को क्या बोलेंगे भैया, सिलाई किट बोल देंगे। ओके, अब चलिए बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से समझते हैं। 27 नंबर भी क्वेश्चन वही पूछ दिया था। ठीक ना, सिलाई किट किसे कहते हैं, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि तापक्रम चार्ट में आप क्या क्या लिखेंगे इसके बारे में समझते हैं भाई। इसी प्रकार से आप सभी को चार्ट वगैरह बनाना होगा कि विशेषकर तीव्र ज्वर या अधिक समय तक रहने वाले ज्वर रोगियों के तापमान का चार्ट बनाना आवश्यक होता है। इसके लिए दिन में जितनी बार जिस समय तापमान लेते हैं उसी के अनुसार रोगी का नाम लिख करके समय अंकित कर लेना चाहिए। रोगी का नाम यहाँ पे, आयु का कितना वर्ष का है, और यहाँ पे रोग का नाम। फिर यहाँ पे देखो इस प्रकार चार्ट बनाओ, दिनांक भी डाल दो, कितने बचे, टाइम यहाँ पे लिख दो, और यहाँ पे जो भी यहाँ पे लिया गया, किससे लिया गया, मुंह से लिया गया कि नाक से लिया गया है, इस प्रकार से यहाँ पे पूरा यहाँ पे लिख देना है। इसी प्रकार से आप सभी को चार्ट वगैरह बनाना है, पूरे नंबर यहाँ से पा जाओगे। अब चलिए बच्चों हम आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। कई बार पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझते हैं कि टिप्पणी करना है भाई। टिप्पणी क्या करना है, बफारा या भाप लेना, इसके बारे में आप सभी को समझाना पड़ेगा। टिप्पणी करना है, इसमें लिखेंगे बफारा या भाप लेना। इसमें क्या लिखेंगे कि बफारा देना भाप से सिकाई करने का एक तरीका होता है। गले के रोग जैसे गले का दर्द, शरीर का रोग जैसे गठिया आदि में बफारा देना लाभप्रद रहता है। यदि बफारे में कोई औषधि मिलानी है तो उसे खौलते जल में डाल दिया जाता है, जिस पर सिर पर एक बड़ा तौलिया डाल दिया जाता है। यह रोगी के सिर के साथ बर्तन इत्यादि को भी ढक देता है। इसी प्रकार से आप सभी को लिखना होगा। अब चलिए बच्चों हम आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया, 30 नंबर क्वेश्चन समझते हैं कि मुंह की अपेक्षा नाक से सांस लेना क्यों लाभप्रद होता है। ये आपको बताना है कि मुंह की अपेक्षा नाक से हम क्यों सांस लेते हैं। कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। मुंह की अपेक्षा नाक से श्वास लेना का लाभ इस प्रकार है। सबसे पहले लिखेंगे एक, नाक में उपस्थित बाल वायु में उपस्थित धूल के कणों व अन्य प्रकार की गंदगी को रोकते हैं, जिसके कारण फेफड़ों तक पहुंचने वाली वायु गंदगी रहित होती है। और अगला हम पॉइंट लिखेंगे कि नाक से प्रवेश करने वाली वायु नाक तथा श्वसन नली आदि की रक्त कोशिकाओं द्वारा गर्म की जाती है, अतः फेफड़े को गर्म वायु उपलब्ध होती है। अधिक ठंडी वायु फेफड़े के लिए हानिकारक मानी जाती है। इसी प्रकार से आप सभी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होगा, लिखना होगा। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया, ध्यान समझते हैं कि भोजन परोसना एक कला है। भोजन परोसना एक कला है, क्यों कला है इसके बारे में लिखना होगा। समझते हैं भाई इसका कला क्यों कहा जाता है। इसमें लिखेंगे भोजन परोसना एक कला है, हेडिंग बना करके, कि खाद्य सामग्री को भली भांति पकाने के साथ साथ पकाए गए भोजन को अति उत्तम ढंग से परोसना भी एक कला माना जाता है और महत्वपूर्ण कार्य होता है। सामान्य रूप से इसे एक कला माना जाता है। आकर्षक ढंग से परोसे गए भोजन के प्रति खाने वालों की रुचि बढ़ जाती है और सुरुचिपूर्ण ढंग से परोसा गया भोजन खाने वाले व्यक्ति की भी मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। इससे खाने के प्रति आकर्षण एवं रुचि में वृद्धि होती है और यही कारण है कि भोजन परोसना एक कला है, आर्ट है। ओके, अब चलिए बच्चों हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन जो कि दीर्घ उत्तरी वाला क्वेश्चन है, समझते हैं भाई। पूरा एक एक क्वेश्चन कॉल करेंगे। क्वेश्चन क्या लिखा गया समझते हैं भाई। 6 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन, अस्थिभंजन के मुख्य कारण लिखिए। क्या होता है
और अस्थिभंजन की सामान्य प्राथमिक चिकित्सा आप किस प्रकार कर सकते हैं, इसके बारे में लिखना होगा। या तो ये करो, नहीं तो ये करो कि अस्थिभंग में प्राथमिक उपचार का क्या करना होता है, इसके बारे में समझाना होगा। आइए बच्चों समझते भैया कि अस्थिभंजन या अस्थिभंग में क्या उपचार करते हैं, किस प्रकार से लिखेंगे। इसमें लिखेंगे कि अस्थिभंजन की अवस्था में पीड़ित व्यक्ति को निम्नलिखित विधियों के द्वारा प्राथमिक उपलब्ध करानी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या होगा, उपयुक्त चिकित्सा का सहायता लेना चाहिए। इसके लिए अविलंब किसी योग्य चिकित्सक को बुलाना चाहिए। योग्य चिकित्सक उपलब्ध न होने पर प्राथमिक चिकित्सक उपाय करने चाहिए। रक्त स्राव को रोकना, अनेक बार अस्थिभंजन के कारण पीड़ित व्यक्ति की रुधिर वाहिनियां फट जाती है, जिसके कारण रक्त का स्राव होने लगता है, यानी बहना स्टार्ट हो जाता है, जिसे किसी स्वच्छ कपड़े या टूर्निकेट की सहायता से रोकना चाहिए। तीसरा हम टॉपिक लगाएंगे, हेडिंग लगाएंगे कि घायल अंग का देखभाल। रोगी के घावों को निसंक्रामक घोल के द्वारा क्रीम लगा करके घायल अंग को ढक देना चाहिए। अंत में क्या लिखेंगे, घायल का स्थानांतरण ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेंगे। घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देने के लिए किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। ठीक ना, इतने प्रकार से लिख दोगे भैया, पूरा नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। आगे हम बढ़ जाते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान से समझते हैं कि टाइफाइड रोगी को रोग की अवस्था में या अवधि में और स्वास्थ्य लाभ के समय किस प्रकार की भोजन देना चाहिए, या मियादी बुखार में किस प्रकार का भोजन देना चाहिए। दोनों एक ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदल के लिखा गया है, लेकिन दोनों का आंसर एक ही होगा। तो कैसे लिखेंगे, मियादी बुखार मतलब टाइफाइड, तो मियादी बुखार जल एवं भोजन के माध्यम से फैलता है, एक संक्रामक रोग होता है, इसे मोतीझरा या टाइफाइड भी कहा जाता है। यह बुखार एक अवधि तक अवश्य रहता है, इसलिए इसे मियादी बुखार भी कहा जाता है। अच्छा, इसमें भोजन कैसे देंगे, ध्यान समझिएगा। मियादी बुखार से पीड़ित व्यक्ति को जल व दूध को उबाल करके देना चाहिए। भोज्य पदार्थों को सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। मियादी बुखार के रोगी को सुपाच्य एवं हल्का भोजन देना चाहिए। उबले हुए अंडे देने चाहिए। और मियादी बुखार को ठीक करने के लिए रोगों को भोजन के रूप में सब्जियों का सूप देना चाहिए। रोगी को भोजन के रूप में सब्जियों का सूप देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन, जो कि इस क्वेश्चन का सबसे यहाँ पे अंतिम नंबर क्वेश्चन होगा, अतिसार रोग के कारणों, लक्षणों एवं बचने के उपायों के बारे में लिखना होगा। या तो इसके लिखिए, या तो ये बताइए कि अतिसार रोग से बचने के क्या उपाय हो सकते हैं, इसके बारे में आप सभी को लिखना होगा। कैसे हल करेंगे समझते हैं। इसमें लिखेंगे अतिसार रोग से बचने के उपाय। क्या होगा भैया, बच्चा है उपाय कि यह एक भयानक रोग होता है जिसमें उचित चिकित्सा न होने पर यह छोटे शिशुओं के लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है। वास्तव में अतिसार के साथ ही साथ निर्जलीकरण होने पर यह स्थिति अधिक बिगड़ जाती है। अतः निम्नलिखित उपायों का पालन किया जाना आवश्यक होता है। सबसे पहला हमारा उपाय क्या होता है कि रोगी को पूर्ण विराम करने की आवश्यकता होनी चाहिए। तुरंत योग्य चिकित्सक से परामर्श करनी चाहिए। रोगी को उबालकर ठंडा किया गया जल पीने के लिए देना चाहिए। बोतल से पीने वाले बच्चों की बोतल को समय समय पर अच्छी तरह से स्वच्छ करना चाहिए। और रोगी को सदैव ताज़ा दूध उबाल करके देना चाहिए। और अंत में लिखेंगे कि भोज्य पदार्थों को मक्खियों से बचाने के लिए ढक करके रखना चाहिए। तो बच्चों आप सभी को मैंने पूरा यहाँ पे पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने समझा दिया। और इसी प्रकार से आप सभी लोग अगर बोर्ड के पेपर में अगर कॉपी हल करते हो, कॉपी लिखते हो, तो भैया आप बोर्ड का टॉपर बन सकते हो और 95% पाने का सपना भी साकार कर सकते हो। तो फिर बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।